नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने शरीर के अंगों का दान देने के लिए ली शपथ। आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां बंदरा प्रखंड में बीएलओ के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने बूथों पर कार्य करने से किया इनकार। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बूथ जीतो चुनाव जीतो का लिया गया संकल्प। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आयुष्मान भव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रेरणा से अपने शरीर के सभी आवश्यक अंगों के दान देने की शपथ ली। उन्होंने बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में अपने शरीर के अंगों को दान करने की सहमति देते हुए प्रमाण पत्र हासिल किया। जी सर, बताइए, आज आपने अंगदान देने की बात की है। आयुष्मान भव हमारे राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर महायोजना शुरू करी गई स्वास्थ्य के लिए। आयुष्मान भव यानी सभी सुखी हों और सभी स्वस्थ हों। हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ये योजना 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर तक यानी पूरा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चलेगी, जिसमें सेवा सप्ताह भी रहेगा, रक्तदान शिविर भी होगा, स्वच्छता अभियान भी होगा और अंगदान का भी कार्यक्रम उसके अंदर रखा गया है। अंगदान यानी मृत्यु के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने पूरे शरीर का अंगदान कर सकता है। नेत्र हैं, हृदय है, लीवर्स हैं, इन सब के दान कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा भी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से प्रेरित होकर के मेरे द्वारा भी अपने सभी अंग मृत्यु के पश्चात दान करने का संकल्प लिया गया। मेरे द्वारा फंड भरा गया और सर्टिफिकेट भी वो जनरेट हो गया है। मैं राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से मुझको सेवा करने का अवसर मिला। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड के विभिन्न बूथों के बीएलओ के कार्य कर रहे शिक्षकों ने बुधवार को सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया। तकरीबन 67 शिक्षकों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से बीडीओ को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा। इस माध्यम से इन्होंने बताया कि विभागीय निर्देश बाद जारी पत्र के अनुसार हम कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य करने में असमर्थ हैं। हालांकि इस बाबत पूर्व में शिक्षा विभाग के निदेशक सह सचिव द्वारा भी पत्र जारी किया जा चुका है। साथ ही अपर मुख्य सचिव ने कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य कार्यालय अवधि के बाद ही लेने को कहा है, जबकि सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेश अनुसार कार्य के अधिक घंटे मानव शरीर की क्षमता पर प्रतिकूल असर डालते हैं, जिसके कारण भी कर्मी से कार्यालय अवधि के बाद कार्य लेने की मनाही है। इन्होंने बताया कि विभागीय सभी पत्रों के आलोक में हम सभी शिक्षकगण बीएलओ का कार्य कार्यालय अवधि के पहले या बाद में करने में असमर्थ हैं। इधर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से बीडीओ आमना वसी ने बताया कि बीएलओ द्वारा इस्तीफा पत्र मिला है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। हम बीएलओ का जो मीटिंग रखा गया था और निर्वाचन की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के, जिसमें पदपत्र 7 भराएगा, नियमित मतदाता है उसके लिए और जो परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं उसके लिए। तो उस संबंध में कुछ दिशा निर्देश हम लोग को देना था, जिस कारण से बैठक बुलाई गई थी। लोग का इस्तीफा की बात आ रही है, सामूहिक इस्तीफा का, वो क्या है? और उनका आवेदन ले लिया गया, उस पर विचार किया जाएगा। आखिर उनका मांग क्या है, क्यों इस्तीफा देना चाह रहे हैं? उनका कहना है कि जैसे हम 10 से 4 स्कूल में काम करते हैं और स्कूल में काम करने के बाद फिर उन लोग का बीसी होता है 5 बजे से, तो उन लोग का ये कहना है कि हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया, जिस कारण से हम काम नहीं करेंगे। तो ये समस्या है। जो भी दिशा निर्देश मिलता है डीएम सर से वो किया जाएगा उनका। ये लोग के कार्य से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए कुछ साथी लोग पहले भी आवेदन दिए थे, जिसको अभी तक जो है विचार नहीं किया गया है। आज सामूहिक रूप से लोग इस्तीफा देने के लिए आवेदन किए हैं और हम लोग की ये स्थिति नहीं है कि हम लोग जो है इसको कार्य को कर सकें, इसलिए कि विद्यालय कार्य के लिए हम लोग को 9 बजे विद्यालय पहुंच जाना है। 9 बजे से पहले हम लोगों को स्कूल का ताला खोलना है। 4 बजे के बाद स्कूल का ताला बंद करके तब निकलना है। फिर VC में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रधानाध्यापक भी हैं इसमें जो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, उनको 2 घंटे वहाँ VC में रहना पड़ता है। फिर सभी लोगों का
बाल बच्चा है, परिवार है और बहुत सारे काम है जिसको देखना पड़ता है। इसके लिए समय लोगों के पास नहीं है। जो लोग शिक्षक नहीं हैं वैसे भी बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं, उन लोगों से काम लिया जाना चाहिए। हम लोग यह मांग करते हैं कि हम शिक्षक लोगों को पूरी तरह से विद्यालय कार्य को करने के लिए स्वतंत्र किया जाए, BLO कार्य से मुक्त किया जाए। क्या परिचय हुआ? जीतन साहनी, जिलाध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मुजफ्फरपुर। लोग पद से मुक्त होना चाहते हैं, अच्छा, क्योंकि हम लोग बहाल हुए शिक्षक के पद पर। शिक्षा देना हमारा काम है, और शिक्षा ऐसा काम नहीं है कि किसी मजदूर को आप खेत में ले जाकर कुदारी पकड़ा दीजिए, वो कुदारी से खेत ताम लेगा। हम लोग को पढ़ाने के लिए मानसिक तौर पर घर से तैयारी करके आना पड़ता है, तब हम बच्चे को कल के पढ़ा पाते हैं। और यहाँ विभाग द्वारा कहा जा रहा है, जो कि विभाग के पत्र भी इसमें संलग्न है, कि भाई गैर शैक्षणिक कामों से शिक्षकों को दूर रखा जाए, या फिर उनको विद्यालय अवधि से पहले या बाद में करवाया जाए। एक तरफ समान प्रशासन विभाग का पत्र है कि अगर किसी को भी कार्य अवधि के बाद काम करवाते हैं तो उनकी गुणवत्ता जो है, उनकी क्षमता पे असर पड़ता है। तो हम लोग तो तीनों तरफ से पीस रहे हैं। हम BLO के चक्कर में अपने बच्चों को सही तरीके से अपना जो देना चाह रहे हैं ज्ञान वो नहीं दे पाते, क्योंकि मानसिक दबाव रहता है। और हम लोग यही प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह किए हैं कि हम लोग को केवल शिक्षण कार्य के लिए रखने दिया जाए। ये सारे काम जो है ये गैर शैक्षणिक काम है, इसमें आंगनबाड़ी हो या अन्य टोला सेवक हो या इंदिरा आवास सहायक हो या अन्य किसी से करवाया जाए, जिन लोगों के पास समय हो। और हम लोगों को केवल शिक्षा के लिए ही छोड़ दिया जाए, जैसा कि हमारे ACS साहब ने, पाठक जी ने भी पत्र निकाल दिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में न लगाया जाए। हम लोग यही मांग लेकर अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आए थे, और यही ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम है संजय कुमार, PET प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और बूथ नंबर 238 का BLO। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिलाध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय लिट्टीपाड़ा में आयोजित हुई। बैठक के दौरान आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने सभी मंडल अध्यक्षों एवं कोर कमेटी के सदस्यों को कमजोर बूथों को मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग जाएं। 2024 में JMM और कांग्रेस को सफाया करते हुए एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे। मौके पर दानियल किस्कू, अनीता मुर्मू, शिवचरण मालतो सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता पार्टी लिट्टीपाड़ा विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक हुई, और इस बैठक में हमने अपने संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा की है, उनकी समीक्षा हुई, और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। और इस कोर कमेटी ने के माध्यम से हमने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसको हम जमीन पर उतारने जा रहे हैं। और JMM और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और पुनः प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने एक रणनीति तैयार की है। और इस बार हम इस विधानसभा चुनाव में इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। राजमहल लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लिट्टीपाड़ा विधानसभा को लीड करने जा रही है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। संभल में राष्ट्रपति द्वारा आयुष्मान भव शुभ आरंभ का लाइव प्रसारण के दौरान संभल जिले के जिला अस्पताल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के साथ जिलाधिकारी सहित CMO संभल, CMS संभल समस्त स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला अस्पताल में आयुष्मान भव शुभारंभ का राष्ट्रपति के द्वारा LCD पर लाइव प्रसारण के साथ संभल में भी आयुष्मान का भल शुभारंभ का कार्यक्रम के साथ साथ 111 कर्मियों को लैपटॉप वितरित किए गए। इसी के साथ मंत्री के द्वारा वहां पर कुछ आयुष्मान कार्ड लोगों को वितरित भी किए गए। जिला अस्पताल में मिलने वाली सभी नई फैसिलिटी का भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशंसा की गई। इसी के साथ साथ संभल जिले की जनता को आयुष्मान को लेकर होने वाली परेशानियों को लेकर मंत्री से पत्रकारों के द्वारा अवगत कराया कि 2011 में आयुष्मान कार्ड गणना के दौरान आयुष्मान कार्ड बनने के पहली समस्या 2011 की गणना में सभी के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं, ना ही लिस्ट में उनका नाम है। कई परिवार में अगर एक सदस्य का नाम होने के बावजूद भी लिस्ट में किसी और परिवार के सदस्य का नाम ही नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ मंत्री से ये भी शिकायत की गई कि जो पात्र हैं उनको आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, जो अपात्र है जिन्हें आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है उन्हें अपना कार्ड बनवा रखे हैं। मंत्री, आयुष्मान भव का शुभारंभ हुआ है जिला अस्पताल में, सभी स्टाफ आए हुए हैं, क्या कहना है इसमें?
हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि इससे बड़ी बात और सुखद बात क्या हो सकती है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी इस बात के लिए कह रही हैं और चिंतित हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति हमारा रोगी ना रहे, सभी निरोग रहें, पैसे के अभाव में किसी के प्राण न जाएं। इसलिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनका पूरा इलाज हो सके और उनके लिए जीवन मिल सके। मंत्री, एक सवाल है, जैसे 2011 के उपरांत जनगणना के दौरान आयुष्मान कार्ड लोगों के बन गए हैं, कुछ लोगों के बन गए हैं, कुछ परिवार के बन गए हैं, तो उनका लिस्ट में नाम होने के बाद उन लोगों के नहीं बन पा रहे हैं। अगर परिवार में लिस्ट में किसी का एक का नाम होता है तो लिस्ट के आधार पे उसका बन जाता है, वो नहीं बन पा रहा, फिर आगे के लिए जिनका नहीं बना उनके लिए कैसे बन पाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे सामने आएगी तो हम अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर उस समस्या का समाधान एक जैसे ये जो लोग रह गए हैं, जो पात्र भी हैं, नहीं बन पाए, तो सर्वे उनका जनरल सर्वे होकर अगर बन जाए तो वो हमारा सर्वे चल रहा है और उसके आधार पर उनके लिए राहत मिलेगी। थैंक यू। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरठ में हुए अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज के मामले में अधिवक्ताओं में आक्रोश जारी है। अधिवक्ताओं में मांगों को लेकर आज गुन्नौर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार अधिवक्ताओं की मांगों को नहीं मानेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रजिस्ट्री ऑफिस का आज कार्य पूरी तरह से बंद रहा। सर, ये अधिवक्ता लोग रजिस्ट्री कार्यालय गुन्नौर के गेट पर धरना दे रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि धरना दें, शांतिपूर्ण धरना चलता रहे, इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन जो लोग परेशान हैं, पैजामा कराने के लिए गांव से आए हैं, उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, कोई बीमार है ना, तो बैनामे होने दिए जाए, उसमें कोई बाधा न डाली जाए। अधिवक्ता भी इसमें कुछ लोग जो है सहमत है इस बात से। और लंबी हड़ताल चलाना किसी के पक्ष में नहीं, ना गवर्नमेंट के पक्ष में, ना तो जो जनता के पक्ष में, ना अधिवक्ता के पक्ष में। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, वो अपना आप लोग करते हैं। क्या आपने आंदोलनरत अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश की? हाँ, हमने कई लोगों से बात किया, उनके विचार जाने। सबके विचार यही हैं कि लंबी जो हड़ताल है वो किसी पक्ष में। अब उन अधिवक्ताओं से कुछ। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। आमला नगर की नेशनल खेल कराटे लीग टूर्नामेंट में शामिल 14 बच्चों ने जयपुर राजस्थान पहुंचकर नेशनल खेल कराटे लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें आमला नगर के 14 बच्चों ने इस खेल को जीतकर मेडल प्राप्त किया और जयपुर में उन्हें सम्मानित भी किया गया। मार्शल आर्ट कोच सुरेश सागर ने बताया कि हमारे द्वारा इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही सृष्टि स्कूल के संचालक विजय सोलंकी ने बताया कि इस नेशनल खेल कराटे लीग टूर्नामेंट जीतने से पहले राजस्थान के सीकर जिले में स्थित कलयुग के देवता खाटू श्याम जी के दर्शन कर उनसे अर्जी लगाई थी, जो कि पूरी हुई है। इस मौके पर जयपुर से वापस आमला लौटकर रेलवे स्टेशन पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष मुक्ता ढोलेकर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हिरमन नागपुरे, सुमित महातकर, अमित यादव आदि लोगों ने आमला की प्रमुख समितियों द्वारा बच्चों का जोरदार स्वागत किया। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। जौनपुर में एक बार फिर यात्रियों की सूझबूझ के चलते बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। ट्रेन नंबर 14008 आनंद विहार से रक्सौल जा रही थी। वाराणसी में रेल रूट पर काम चालू होने के कारण ट्रेन को जफराबाद जंक्शन से औड़िहार जंक्शन के बीच डायवर्ट किया। ट्रेन जैसे ही जौनपुर से आगे केराकत स्टैंड पर पहुंची, ट्रेन के S2 कोच का पहिया जाम हो गया। पहिया जाम होने से आग लग गई और धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते देख यात्रियों ने सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के गार्ड ने फायर एक्सिट टैंगुसर से आग पर काबू पाया। तब तक जाकर गाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया। अभी धुआं आया था और एक पर पूरा धुआं होने लगा। उसके बाद ये धुआं कहाँ से निकला? धुआं ब्रेक शो से निकला था, नीचे ब्रेक शो से। हाँ, उसके बाद हम लोग सोचे कि शायद ऐसे ही निकल रहा है, फिर बाद में एक पड़े पूरा एकदम यहाँ से पूरा धुआं तक पहुँचा। ठीक है। और एक बात, एक अंकल जी आए थे और उधर से बोलते कि एकदम आग लग गया, तो हम लोग भी उतरने लगे। धुआं मतलब निकला अंदर, धुआं निकलते हुए हम सोचा कहीं ऐसे ही धुआं निकल रहा है,
जब देखा सब ने निकल के कि हाँ आग लग रही है, तो किसी हमारे इसी पैसेंजर बंदे ने। कौन सी बोगी है ये S2 है यहाँ। S2 अरे S2 में ही हमारा रिजर्वेशन है। अच्छा, हाँ जी। तो आप पूरे परिवार के साथ जा हाँ रहे जी, हैं? विद फैमिली है। ये मेरा मिसेस है, ये मेरे बेटे का बहू है जी। प्रेगनेंट से, वो मेरा बड़ा बेटा है। वो छोटा तो आप जा कहाँ रहे थे? मैं सीतामढ़ी में, वहाँ मैं बिजनेस करता हूँ। हाँ जी। तो किस तरह से आग लगी है, ये कुछ उसके बारे में जानकारी बताइए। ये सर वैसे तो नीचे से लगी है नहीं है, धुआं छोटा धुआं निकल रहा था। हमने देखा कि धुआं निकल रहा है, ठीक है कोई वैसा होगा। फिर बंदे ने देखा कि धुआं नहीं है, आग निकल रही है। तो यहीं का पैसेंजर ने ये मारकर गाड़ी रुकवा कर वहाँ पहुँचाया, उनको पता कराया, उन्होंने बहुत हेल्प करी। ये नहीं होते तो फिर इसके बाद क्या हुआ? ट्रेन रुकी तो उसके बाद फिर ट्रेन होकर उन्होंने जो है ना अपनी वो लाकर गैस जो रहती है वो बंद करने वाला, उसी से उन्होंने 4-5 वे लेकर आए, उन्होंने बंद करी है। उन्होंने कही मैं पूरी हेल्प करूंगा, गाड़ी जब ही जाएगी जब तक ये डब्बे चेंज नहीं होंगे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह तिसरी में डिबरा के अवैध कारोबार पर रोक लगाने व वन विभाग के लगातार कार्यवाही के बाद अब माइका माफिया डिबरा के अवैध परिवहन व तस्करी के लिए अब देवरी को अपना सेफ जोन बना लिया है। इन दिनों न सिर्फ देवरी के सीमावर्ती इलाकों में डिबरा को डंप किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ ही यहां से इसे गिरिडीह भेजा जा रहा है। हालांकि वन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती रही है, किंतु वन विभाग की कार्यवाही से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग की इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। इस संबंध में पूछे जाने पर देवरी निवासी सुरेंद्र बरनवाल ने कहा कि इन जगहों पर कुछ वर्ष पूर्व में डिबरा डंप किया गया था, अब हम काम नहीं कर रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। इंडिया और भारत नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बुधवार को पाकुड़ परिषदन पहुंचे। मीडिया से प्रेस वार्ता में इंडिया और भारत नाम को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ऐसी बातों से सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकना चाह रही है। प्रदेश सहित पूरे देश की सियासत में इंडिया या भारत नाम को लेकर एक बहस छिड़ी है। इसको लेकर अलग अलग दलों के जरिए लगातार सियासत हो रही है और मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देश में बेवजह की चर्चाओं को जन्म दिया जा रहा है। देश का नाम चाहे भारत हो या फिर इंडिया, दोनों एक ही बात है। जनता पार्टी बुकला गए। अब सारे इंडिया साइनिंग किसने नाम रखा, डिजिटल इंडिया किसने नाम रखा, तो ये बात तो उनको पूछना चाहिए कि कल तक आपको इंडिया पसंद था, आज क्यों नहीं। तो ये उनको पूछिए तो वो बेहतर बताएंगे कि कल तक आपने जितनी भी इवेंट किया आपने, वो सारी इवेंट का नाम इंडिया के नाम से आप जोड़े। अचानक जब इंडिया गठबंधन आ जाती है तब उसका खराब लगने लगता है। यानी भारतीय जनता पार्टी बुकला गई है, उनके पास जवाब नहीं है। और आपने देखे होंगे कि 3 इंडिया गठबंधन का जो है कार्यक्रम हुआ बिहार में, देखा 3 जगह। अब देखिए तीनों जगह जब भी हम लोग मीटिंग करने के कुछ ना कुछ कारनामा किए। जैसे हम लोग लास्टली हम लोग बॉम्बे में ये शुरू किए, उस दिन बोला कि 18 तारीख से लेकर 22 तक पार्लियामेंट की शुरुआत हुआ। ये घबराई हुई सरकार है, वो जानते हैं कि जनता से हम आंख नहीं मिला सकते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रीवा जिले के बसोर समाज के सुअर पशुपालक मृत सुअरों के मुआवजे को लेकर 6 अक्टूबर 2022 से निरंतर कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन पर थे। संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 2 सितंबर को आंदोलनकारी प्रदीप बसोर आंदोलनकारियों के साथ मंत्री राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर 10,000 प्रति मृत सुअरों की मांग की थी, लेकिन मंत्री ने पहले 2,500 और फिर 3,000 प्रति सुअर देने की बात कही। इस बात पर आंदोलनकारी राजस्व परिपत्रिका के मुताबिक सहमत हो गए। मंत्री राजेंद्र शुक्ला आज दोपहर कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर पहुंचकर ये कहा कि सूची बहुत लंबी है, हम 2,000 रुपये देंगे। मंत्री के जाते ही ये जानकारी हुई कि प्रति परिवार 2,000 देने की बात कह रहे हैं। इस पर आंदोलनकारियों ने कहा कि हमारे आंदोलन के 12 महीने पूरे होने वाले हैं। हमने प्रति परिवार हजारों रुपया आंदोलन खड़ा करने में खर्च कर चुके हैं। हमको गुमराह किया गया है। हमसे 2,000 रुपये प्रति सुअर की बात की गई थी, लेकिन अब 2,000 रुपये प्रति परिवार देने की बात की जा रही है, जो बेहद निंदनीय है। मंत्री राजेंद्र शुक्ला के ऐसे गुमराहपूर्ण फैसले का हम विरोध करते हैं। हमारा आंदोलन उचित मुआवजा मिलने तक जारी रहेगा।
ये सुअर पशुपालकों का आंदोलन 6 अक्टूबर 2022 से चल रहा है। इनकी मांग थी कि हमें 10,000 पर सुअर हमें मुआवजा सरकार दे, क्योंकि जिन सुअरों को सरकार ने इंजेक्शन से मारा है, सरकार ने उनको ये कहा था कि हम 15,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से देंगे, लेकिन 7-8 हज़ार कुंटल के हिसाब से सरकार ने दिया। हमारी मांग थी कि पर सुअर आप 10,000 मुआवजा दें। इसके बाद जब हमको मध्य प्रदेश सरकार की राजस्व परिपत्रिका मिली, गाइडलाइन मिली, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पर सुअर पर जो 2018 की गाइडलाइन है, एक मृत सुअर के पीछे 3,000 रुपया एक सुअर मालिक को मिलेगा। हमें ये उम्मीद थी कि चलो पर सुअर मंत्री जी 3,000 रुपया हमें देंगे। ऐसे हमारे 2200-2300 परिवार रीवा जिले के बंसल समाज के लोग हैं जो पीड़ित हैं, और किसी के 10 मरे, 20 मरे, 40 मरे, 50 मरे, ऐसे करके सुअर मरे हैं। हमें ये था कि चलो भाई 3,000 रुपये पर सुअर दे दें। मंत्री जी यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने कहा कोई ऐसी बात ना हो कि ये उन्होंने पहले तो साल भर हम लोगों की कोई खबर नहीं ली। आज उन्होंने आया 343 दिन बाद आज ये धरना आंदोलन है। उन्होंने बोला कि मैं 2,000 रुपये प्रति आदमी को दूँ, जबकि मेरे समझ में ऐसा आया कि 2,000 प्रति जानवर के हिसाब से। इसी में मैं कंफ्यूज हो गया, और मेरे बंसल समाज के जितने भी साथी लोग हैं वो कोई भी इस निर्णय को मानने से इनकार कर रहे हैं, कोई भी इस निर्णय को नहीं मान रहा। तो हम बंसल समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको उनके विचारों की, उनके सहमति से चलना है, ना कि अपने हम फैसले से या अपना हम तो फैसला करेंगे। जो हमारी बंसल समाज फैसला करेगी मैं उसके सहमत से चलूँगा, और जो चाहेगी, अगर वो नहीं लेना चाहती हैं तो नहीं लेंगे, हम नहीं, आंदोलन जारी रखेगा हमारा, और सब बंसल समाज विरोध करना है इस फैसले का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम ये आंदोलन जारी, हमारा बंसल समाज का जारी रहेगा जब तक हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।